गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पीरियोडिक टेबल के सेकंड लेक्चर में आप लोगों को अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स डील करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, क्यों पीरियोडिक टेबल को या फिर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत है, या फिर और लास्टली हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक इवॉल्व किया अलग अलग क्लासिफिकेशन, यानी कि कैसे एक एक करके क्लासिफाई होते गया था। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो था, जो डील करना था आज, वो क्या था? अर्ली अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। इसके अंदर जो सबसे पहला अटेम्प्ट है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं एंटोनी लेवोजियर, उन्होंने किया था। सबसे पहले उन्होंने ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। और किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, प्योरली बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या किया था बेसिकली उन्होंने और किस बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं लेवोजियर के क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में कि उन्होंने क्या किया था। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। किस चीज़ में क्लासिफाई किया? तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया। तो उस वक्त जितने एलिमेंट्स थे, बहुत कम एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, उनको उन्होंने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफाइन कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। लेकिन लेटर जब और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो वो इनएडिक्वेट हो गया ये क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, तो बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन था। और वो भी मेनली क्लासिफिकेशन का मोटिव क्या है? क्लासिफिकेशन का मोटिव है इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिस्टमेटिक स्टडी टू रिड्यूस द एफर्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। लेकिन जब इतना ब्रॉड क्लासिफिकेशन है तो फिर से तो अलग अलग सबको पढ़ना ही पड़ेगा। इसी कारण से ये इनएडिक्वेट हो गया। लेटर स्टेज में क्या हुआ? 1803 में जॉन डाल्टन ने पब्लिश कर दिया रिलेटिव एटॉमिक मास का टेबल। पीरियोडिक टेबल में, सॉरी, लेटर 1803 में जॉन डाल्टन ने पब्लिश कर दिया टेबल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। आप लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में कि जॉन डाल्टन ने क्या कंट्रीब्यूट किया था और क्या थ्योरी दिया था फॉर एटम्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। पॉस्टुलेट्स थे, वो सारा दोबारा डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं जॉन डाल्टन ने एक टेबल पब्लिश कर दिया रिलेटिव एटॉमिक मास का। और बाद में यही एटॉमिक मास बेसिस बन गया फर्दर टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, जिसका यूज करके आगे के साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कोशिश किया था। ठीक है, तो ये सैलिएंट फीचर्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन के लिए, नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड जो क्लासिफिकेशन था वो किसने किया? डोबर्नियर ने किया। ठीक है, तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेट या फिर ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि डोबर्नियर ने ये क्लासिफिकेशन कब किया था। डोबर्नियर ने ये क्लासिफिकेशन 1817 में किया था और डोबर्नियर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कभी आता है, रेयरली कभी आ जाता है, इसलिए ये फैक्ट दिमाग में रखिएगा। सेकंड, अब क्लासिफिकेशन किया किस तरीके से किया था? तो इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उनको एक तीन के ग्रुप में रखा था, अ ग्रुप ऑफ थ्री। इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया? ट्राइड। क्यों? क्योंकि तीन एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किया गया था जिनका की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। और ऐसा ग्रुपिंग करने के बाद हुआ क्या? ऐसा ग्रुपिंग करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट is equal to arithmetic mean of atomic masses of other two elements। ये उन्होंने कंक्लूड करके निकाला अपने ट्रायड में से। ठीक है, तो यही मेन फीचर है उनके क्लासिफिकेशन का कि एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, Li, Na और K, जिसका कि मास 7, 23 और 39 है। और आपको पहले ही बताया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास जॉन डाल्टन ने एक टेबल क्रिएट करके दिया था। अब इसमें जब इस चीज को अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? Na का जो एटॉमिक वेट है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? Li और K, यानी पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट है उसका अर्थमेटिक मीन।
तो बस इस फॉर्मूले का पुट किया, 7 + 39/2 23। तो यही है डोबर्नियर का ट्राइड के सेंट्रल एटम का जो मास है वो बाकी दोनों एटम के मास के मीन के बराबर होगा, और सिमिलर प्रॉपर्टीज को अ ग्रुप ऑफ 3 में अरेंज किया है। और भी अदर एग्जांपल्स कौन से आते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है, S4 सल्फर, सेरुलियम, टेरुलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो ये अदर एग्जांपल्स हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं अदर एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये था डोवर्नियर का ट्राइड। लेकिन अब देखिए, जैसा कि उस समय भी इतने ही एलिमेंट्स तो नहीं थे, और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो हुआ क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये हो गया कि सारे एलिमेंट्स को इस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। यही इसका पहला लिमिटेशन हो जाता है कि ही कुड नॉट क्लासिफाई द ऑल प्रेजेंट एलिमेंट प्रेजेंट टिल दैट डेट। जिस समय ये थे उस समय भी जितने एलिमेंट्स थे उन सभी को इस तरीके से वो क्लासिफाई नहीं कर पाए। साथ ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जैसे कि FeCO एंड Ni, ये 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और इन तीनों का मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग तो मीन होना चाहिए, और यहाँ पे सिमिलर हो जा रहा है। तो यही दो मेजर ड्रॉबैक्स थे कि एक तो जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है आप उसको भी क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो, साथ ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स उस समय प्रेजेंट थे जो कि इस बेसिस पे तो छोड़ो, इनके मास ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ऐसे केस में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया तुरंत ही। तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, और ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा लिमिटेशन में आता है। ये क्या है, लिमिटेशन। ठीक है, कि सिमिलर मास है इन सभी का मास क्या है, सिमिलर, और साथ ही सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए थे वो। क्लियर, तो ये दो लिमिटेशन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसमें भी लास्ट टाइम की तरह हम क्या नोटिस करेंगे कि सबसे पहले किस ईयर में पब्लिश हुआ था, तो 1866, और ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इसलिए इनको इंग्लिश केमिस्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। मतलब जितने भी एलिमेंट्स तब प्रेजेंट थे इन्होंने सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में पहले प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उस वक्त, हाइड्रोजन से लेकर के थोरियम, टोटल 56 एलिमेंट्स थे। इन सभी को उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद ऑब्जर्व क्या किया, प्लेस करने के बाद ऑब्जर्व किया कि he observed every eighth element had properties similar to that of the first element। हर बार जो एट्थ एलिमेंट है जो एट्थ एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज सिमिलर पाया जा रहा था, किससे, फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से। एट्थ एलिमेंट का सिमिलर पाया जा रहा था फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से। तो अब देखो, एट्थ और फर्स्ट इसमें जो सिमिलैरिटी मिलता है ये और कहाँ पाया जाता है, ये म्यूजिकल नोट्स में पाया जाता है। अगर इसको कंपेयर करो, सा रे गा मा पा दा नी, फिर से सा आ जाता है, तो हर बार एट्थ टाइम्स क्या होगा, सेम म्यूजिकल नोट आएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एट्थ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा वो फर्स्ट को रिजेंबल करेगा। इसी कारण से यहाँ पे क्या मिलता है हमको, इट शोड द सिमिलैरिटीज विद दैट ऑफ 8 नोट्स ऑफ म्यूजिक, हेंस इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये कभी कभी स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहा जाता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है, फर्स्ट और एट सिमिलर है, वैसे ही जैसे म्यूजिक में फर्स्ट और एट सिमिलर होता है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था किस बेसिस पे और क्या किया था न्यूलैंड ने। इसके बेसिस पे आप खुद भी जब देखो अरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बहुत सारा प्रॉपर्टी सिमिलर मिलता है। लिथियम और सोडियम आप अभी भी जानते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप में आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम सेम में आता है। तो हमको क्या मिल रहा है, हर बार 8 प्लेसेस ट्रेवल करने पे सिमिलर प्रॉपर्टीज मिल रहा है। तो यही चीज न्यूलैंड ने कहा था। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज मिसिंग देखोगे, क्या मिसिंग देखोगे, एक तो उस वक्त टोटल 56 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट थे और नोबल गैसेस प्रेजेंट नहीं थे। नोबल गैसेस के एब्सेंस में ये चीज हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही नोबल गैसेस आएगा ये 8 नहीं 9 टाइम्स हो जाएगा।
तो यहीं पे न्यूलैंड का थ्योरी अभी के बेसिस पे तो वैसे ही गलत है। और भी क्या लिमिटेशन है यहाँ पे, तो और भी लिमिटेशन क्या है कि उस वक्त भी या अभी के कंपैरिजन में भी देखोगे नोबल गैसेस को हटाकर तो अप टू कैल्शियम के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ सेटल हो रहा है। लेकिन कैल्शियम के बाद जैसे ही जाएंगे तो अब देखो एल्युमिनियम और क्रोमियम एक साथ, सल्फर और आयरन एक साथ, फास्फोरस और मैंगनीज एक साथ, ये कहाँ से प्रॉपर्टी सिमिलर आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं आ रहा है, इसीलिए कहते हैं कि अप टू कैल्शियम के लिए ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन कैल्शियम के बाद ये क्लासिफिकेशन कुछ सेटल डाउन नहीं हो रहा है, कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा है। सिमिलरली हाइड्रोजन को फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्लोरीन का कुछ प्रॉपर्टी मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन का बहुत सारा प्रॉपर्टी तो सोडियम पोटेशियम लिथियम से भी मिलता है, तो इसको सिर्फ यहीं पे कैसे प्लेस कर सकते हैं? यह भी एक क्वेश्चन का पॉइंट है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सिमिलरली टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे Ce एंड La, यहाँ देखोगे Co एंड Ni, कोबाल्ट निकल सेरियम और लेवेंसियम, इन सभी को आप देखोगे दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रख दिया ताकि ये फिट हो सके। अब ऐसा कैसे हो सकता है? एक एलिमेंट का एटॉमिक मास तो एक ही होता है, दोनों का सेम तो है नहीं, फिर भी सेम रख दिया और कहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रख रहे हैं, तो ये भी इसका क्या हो जाता है? लिमिटेशन हो जाता है। और ये चीज तो पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि आयरन किस हिसाब से ऑक्सीजन से सल्फर के रिजेंबल करता है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये इनके लिमिटेशन होते हैं। तो ये भी एक अटेम्प्ट था क्लासिफाई करने का, लेकिन सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे। और बेसिकली ये अप टू कैल्शियम के लिए ही एक्टिव हो रहा था, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो आइए इसके बाद देखेंगे किसने क्लासिफाई करने का कोशिश किया था। नेक्स्ट है हमारा लोथर मेयर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब लोथर मेयर और डिमिट्री मेंडलीव ये दोनों सेम टाइम पे क्लासिफाई करने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो टाइमिंग आप लोग जब देखोगे 1869 और मेंडलीव का भी इसी आसपास में आपको आगे मिलेगा कि दोनों एक टाइम पे ही क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या था? दोनों में मेजर डिफरेंस था कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कंसंट्रेट किया था, जबकि मेंडलीव ने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी कंसंट्रेट किया था। तो इन्होंने क्या किया, ये एक जर्मन केमिस्ट थे, फिर से फैक्चुअल डेटा है याद रखने के लिए, और यहाँ पे लिख भी दिया है कॉन्टेम्पररी मतलब सेम टाइम पे ये भी स्टडी कर रहे थे, एक साथ नहीं कर रहे थे। ये अलग देश, ये जर्मन थे, वो रशियन थे, दोनों अलग अलग स्टडी कर रहे थे। इन्होंने क्या स्टडी किया? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या? वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और भी जितने फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उन सभी को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने कर्व प्लॉट किया। किसके किसके बीच में? एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त नोन थे उन सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट वो तो मालूम था ही, और वैल्यू वॉल्यूम कैलकुलेट करके उसका एक कर्व प्लॉट किया। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने कर्व प्लॉट किया है। इस कर्व में आपको क्या दिख रहा है? कर्व जनरली ऐसा ही होता है, ये कुछ माउंटेन हिमालय जैसा लग रहा है। इस पोर्शन को जो ऊपर जाता है असेंडिंग कहते हैं, जो नीचे आता है डिसेंडिंग कहते हैं, इसको बॉटम पार्ट कहते हैं और इसको पीक कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हुआ क्या, जब उन्होंने ये कर्व प्लॉट किया किसके बीच में? एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। ये कर्व प्लॉट करने के बाद उन्होंने नोटिस क्या किया, ऑब्जर्व क्या किया, तो अल्कली मेटल्स का मतलब सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स जो है वो पीक पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सपोज लिथियम होगा, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, इस तरीके से जितना ज्यादा एटॉमिक मास वो उतना ज्यादा ऊपर प्लॉट होता गया। तो जो पीक पोजीशंस है उस पे कौन सा आ गया? पीक पोजीशंस पे आ गया अल्कली मेटल। उसके बाद डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरना, तो ये जो नीचे उतरने वाला पोजीशन है उस पे कौन सा आया? उस पे अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल किसे कहते हैं? BeMgCa, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये सारे एलिमेंट्स कहाँ आते गए? फिर से एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, जो सबसे छोटा है वो यहाँ आएगा, उसके बाद वाला यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो ये जो डिसेंडिंग पोजीशन है वहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल आते गए। उसके बाद मेटलॉइड और ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? ये जो आयरन डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आयरन हो गया, कॉपर, क्रोमियम, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो सारे के सारे। साथ ही मेटलॉइड्स, अब मेटलॉइड्स तो साथ ही है जो कि ना ही नॉन मेटल है ना ही मेटल है, सेमी मेटल कहा जाता है इसको, जैसे कि बोरोन हो गया, सेरियम हो गया, ये सारे एलिमेंट्स आपको मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये सब कहाँ आ गए? ये सब आपके बॉटम पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको बॉटम पार्ट कहेंगे। ये बॉटम पार्ट में
अपने आप को पोजीशन किए। तो ये भी देखो, ये टोटल 7 है, तो ये सातों यहाँ पे आएगा। और फिर ट्रांजिशन मेटल्स तो बहुत सारे हैं, तो वो एक बंच में आते हैं, एक साथ यहाँ प्लेस हो जाते हैं। बुक में आप देखोगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर नजर आएगा। और इसके बाद लास्टली हेलोजेंस, एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है हेलोजेंस और इनर्ट गैसेस। तो हेलोजेंस और इनर्ट गैसेस दोनों ही असेंडिंग पोजीशन, इस पोजीशन पे आते हैं। हेलोजेंस पहले आते हैं, इनर्ट गैस बाद में आते हैं, लेकिन दोनों ही असेंडिंग वाले पोजीशन पे आते हैं। तो ये अलग अलग जितने भी मेटल्स प्रेजेंट थे उस वक्त, उन सभी को इन्होंने अपने कर्व पे प्लॉट किया और सक्सेसफुली प्लॉट कर लिया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ इनको। लेकिन अब देखो, ये सारा कुछ उन्होंने कर लिया, सब कुछ सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ये सारा काम क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं? अपने स्टडी को इजी बनाने के लिए, अच्छे तरीके से और आसान तरीके से याद रखने के लिए, ताकि एक चीज याद किया तो बाकी याद हो जाए। अब ये कर्व, ये कर्व आसान तो है नहीं, ऊपर से कर्व, सिर्फ कर्व ऐसा एक पहाड़ बना लिया वो तो अलग चीज है, साथ ही इसके पोजीशंस को याद रखना पड़ेगा कि किस एलिमेंट का पोजीशन क्या था, और पोजीशन याद रखोगे तब जाके रिजेंबल हो पाएगा, उसके प्रॉपर्टीज को याद रख पाओगे। तो हम लोग किसी चीज को आसान करने के लिए ऐसा कुछ बना दिए जो कि उससे भी मुश्किल हो गया। तो इसीलिए इस, हालांकि ये सारा कुछ सही था, इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा लिमिटेशन तो यही है कि हमने आसान बनाने के लिए प्रिडिक्टिव, अब नाम भी क्या है, टेबल, इन्होंने कोई टेबल बना के नहीं दिया, इन्होंने बस एक ग्राफ बना के दे दिया। तो ये क्या हुआ, ये ग्राफ हमेशा याद तो रखने में पॉसिबल है नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल टेबल क्रिएट करो खुद से कि असेंडिंग में ये है, डिसेंडिंग में ये है। तो लिमिटेशन क्या हुआ, ये एक हाइपोथेटिकल क्लासिफिकेशन हो गया। साथ ही डिफिकल्ट टू रिमेंबर द पोजीशन, हम लोग आसान करने के लिए कर रहे थे, ये तो और मुश्किल हो गया। तो ये था लोथर मेयर का क्लासिफिकेशन। तो अभी तक इन सभी क्लासिफिकेशन से कभी कभार क्वेश्चन आता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, इन दोनों पे आता है। उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंडलीव और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ये चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहें कंप्लीट स्टडी के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।